आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है, हटाने की प्रक्रिया है, वेतन भत्ते हैं, शपथ है और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का अध्ययन हम लोग एक करके क्रम से करेंगे। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, संघ सरकार से संबंधित है। सरकार में तीनों अंग आते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जिसमें न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय है भारत की, सुप्रीम कोर्ट, और उसके लिए अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद बताइए। 124 अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के द्वारा किया जाता है और इसका गठन हुआ था जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू हुआ था उस स्थिति को कहेंगे मूल संविधान। उस समय बताइए सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते थे? 8 होते थे। 8 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या गठन या कोई भी परिवर्तन करना है तो कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है। इसी तरह कई बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। यानी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है दिल्ली। लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भारत के किसी भी क्षेत्र में सुनवाई करने का स्थान निश्चित कर सकते हैं। अनुच्छेद 130। न्यायाधीशों की योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 124 कोष्टक में 3 है। 2 योग्यताएं हैं। पहले नंबर पे है भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता बताइए। न्यायाधीश के रूप में अधिकार किए हो उच्च न्यायालय में तो कितने साल तक? 10 वर्ष। वकालत में 10 वर्ष। न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष। उच्च न्यायालय में यदि न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो लगातार 5 वर्ष तक, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो अथवा वकालत का कार्य किए हो कितने साल? 10। वकालत का कार्य किए हो तो 10 साल। अथवा एक और योग्यता बताइए। राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो या पारंगत विधि वेत्ता हो। 3 में से कोई भी एक योग्यता पूरी करते हो। यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो तो 5 वर्ष, वकालत का कार्य किए हो तो 10 वर्ष, या राष्ट्रपति की नजर में कानून के जानकार हो। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश वही बनते हैं परंपरागत रूप से है जो सीनियर जज होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के समय इस परंपरा को तोड़ा गया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 2-3 सीनियर जज को छोड़ते हुए 4थे नंबर के जज को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तो जो सीनियर जज थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो तब से एक प्रकार से परंपरा बन गई है कि जो सीनियर जज होंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। लेकिन इन योग्यताओं को पूरी करता हो, यानी 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो, 10 वर्ष तक वकालत का कार्य किए हो अथवा राष्ट्रपति की नजर में कानून के जानकार हो। उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश बनना है तो लगभग यही योग्यताएं हैं। केवल जो यहाँ 5 वर्ष है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का, वहाँ 10 वर्ष में हो जाता है 10 वर्ष। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, उनका पद खाली होता है, तो एक व्यवस्था की गई है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एक और प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीश, ढाक में जैसे रखे जाते हैं गेस्ट में,
उसी तरह यहाँ पे भी अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेंगे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। यानी जब केस ज्यादा होंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने यहाँ कार्य करने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। ये दो प्रावधान है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। यदि न्यायाधीशों की पदावधि की बात की जाए तो कितने समय तक सेवा देने का कार्य करेंगे? 65 वर्ष। तो कितने साल है? 65 वर्ष की उम्र। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करेंगे और जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन 5 अगले ये अपने पद का त्याग पत्र भी दे सकते हैं। किसे त्याग पत्र देंगे? अपने पद की। जो व्यक्ति नियुक्त करता है राष्ट्रपति को पहले त्याग पत्र भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 124(4) पुस्तक में है, उसके तहत इनके पद से हटाया भी जा सकता है। हटाने की कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जैसी प्रक्रिया यानी महाभियोग से मिलती जुलती प्रक्रिया है। महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन उसी से मिलती जुलती प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लेकिन 2 आधार बताए गए हैं हटाने के। 2 आरोप होंगे। कौन कौन से? साबित। पहले नंबर पे कदाचार यानी जब आचरण सही नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे असमर्थता यानी जब कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे तब। असमर्थ का मतलब है मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं, लकवा मार गया है, तो कार्य तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए फिर हटा दिया जाएगा उनको। हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन 2/3 यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाना है हटाने का तो कितने सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 2/3 बहुमत। 100 सांसद चाहिए लोकसभा के, और राज्यसभा में 50 सांसद होने चाहिए। कितने सांसदों के हस्तक्षेप चाहिए? क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या भी दुगुना होती है। 543 सांसद हैं वर्तमान में लोकसभा में, और राज्यसभा में केवल 250 है। इसीलिए संख्या देखिए आधा कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 14 दिन पहले इसकी सूचना भी देनी पड़ेगी। इस सदन के द्वारा देखिए 100 सांसद या 50 सांसदों ने आपको हटाने से संबंधित प्रस्ताव रख रहे हैं। इस 14 दिन बाद ये कार्यवाही प्रारंभ होगी, तो आप अपना बचाव पक्ष तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रस्ताव जाएगा एक सदन में आरोप लगाए जाएंगे। ये उसी सदन में जाएगा प्रस्ताव जिस सदन के 100 सांसद या 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। लोकसभा में जो 100 सांसद होंगे, राज्यसभा में 50 सांसद। उसी सदन में आरोप लगाए जाएंगे। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, लेकिन बीच में उसे अपना बचाव का मौका दिया जाएगा। वो अपना पक्ष रख सकता है न्यायाधीश। यदि उचित अपना पक्ष नहीं रखेगा तो दूसरा सदन भी यदि आरोप सही पाता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, उसी दिन से न्यायाधीश को हटा मान दिया जाएगा। अभी तक 4 जजों के खिलाफ ये लाया गया था केस हटाने का, आप जानते होंगे। पहले नंबर पे थे बी रामास्वामी। 1991 में इनके खिलाफ मामला लाया गया था। इनके ऊपर आरोप था वित्तीय अनियमितता का, यानी भ्रष्टाचार का आरोप था, पैसे के लेन देन को लेकर। प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन समिति भी गठित की गई है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी और ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था 1991 में। लेकिन दूसरे न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। 2011 में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। वित्तीय अनियमितता का केस था। टीडी दिनाकरन थे, इनके खिलाफ 2010 में मामला लाया गया था। और लास्ट है एएसएन शुक्ला, इनके खिलाफ 2019 में ये महाभियोग जैसी कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। फिर हटाने का कार्य कौन करेंगे? दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा आरोप, एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति हटाएंगे।
इनकी जांच के लिए देखिए एक समिति भी गठित की जाएगी। बताया गया है कि संसद क्या करेगी, अनुच्छेद 124(5) के तहत न्यायाधीशों की जांच अधिनियम बनाया गया है 1968 में। इसके तहत कार्यवाही शुरू होगी। इसी में बताया गया कि लोकसभा के 100 सांसद और राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञा पत्र बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। अच्छा, इनके शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 3। हाँ, तीसरी अनुसूची में है। यहाँ पे है देखिए, मंत्रियों के भी शपथ का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो शपथ लेते ही नहीं है। इनके न्यायाधीशों के भी शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3। वहीं पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए भी है उसी तरह का प्रावधान। उसी इनके वेतन भत्ते की बात की जाए तो अनुच्छेद 125 के अनुसार इन्हें वेतन भत्ता संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है, वही वेतन दिया जाता है। इनके वेतन भत्ते जानते हैं भारत की संचित विधि पर भारित होते हैं। इनके वेतन भत्ते में नियुक्ति के बाद किसी भी तरह का कोई कटौती नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में कितना वेतन है? 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। 2,50,000। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन होगा 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश होंगे 33, उनका वेतन कितना होगा? 2,50,000। 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन एक इनके वेतन भत्ते में नियुक्ति के बाद या इनके किसी भी सुविधा में कोई कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन एक समय है जब कटौती की जा सकती है। कब? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जब लागू होगा अनुच्छेद 360 के तहत, तब राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा। न्यायाधीशों को कुछ छूट दी गई है, जिसे उन्मुक्तियां शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 121 के तहत। मुक्तियों यानी छूट दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? 121 के तहत। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, दोनों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद को रोका गया है, कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में खासकर जब कोई निर्णय देते हैं तब उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। इसमें दिया साफ कि चाहे उच्चतम न्यायालय हो और चाहे उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्य में निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जब इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा उस समय चर्चा कर सकते हैं। बाकी इनके आचरण और निर्णय के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, ना संसद में ना ही राज्य विधान मंडल में। न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। एक प्रतिबंध लगाया गया है कि रिटायरमेंट के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी अदालत के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन वो जिस हाई कोर्ट में है उस हाई कोर्ट में वकालत का कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अन्य हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पद का अपमान समझा जाएगा यदि छोटी अदालत में वकालत का कार्य करते हैं तब। अब आते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। लेकिन इसके पहले बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी हमने बताया था हीरालाल जे कानिया यानी एच.जे. कानिया, और वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? संजीव खन्ना है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की बात करें तो पहले नंबर पे बताइए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
दूसरे नंबर पे अपीली क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरे नंबर पे परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, चौथा अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय न्यायालय, पांचवा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, छठवां मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, सातवां भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक, और आठवां अन्य न्याय अन्य शक्तियाँ। जो शेष शक्तियां हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये मामले आएंगे जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रारंभ की जा सकती है, अन्य निचली अदालतें उन मामलों को नहीं सुन सकती। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो प्रकार कौन से हैं? अत्यांतिक और समवर्ती। पहले नंबर पे अत्यांतिक है और दूसरा है समवर्ती। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अत्यांतिक क्षेत्राधिकार में ये मामले आएंगे जो जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, या अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद से संबंधित कोई मामले होंगे, ये केवल सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 131। फिर दूसरे प्रकार के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताए गए हैं, क्या नाम बताया? संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें ये मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी प्रारंभ की जा सकती है। उदाहरण के लिए बताइए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले हाई कोर्ट में भी सुने जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत मौलिक अधिकार के मामले सुने जाएंगे, और हाई कोर्ट में 226। अनुच्छेद 226। अच्छा, बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करेंगे? 5 प्रकार। 5 प्रकार की। पहला प्रकार बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण, और पांचवा आधार प्रत्यक्षण, अधिकार प्रत्यक्षण। पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां थी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के भी दो प्रकार थे। पहले नंबर पे था अत्यांतिक और समवर्ती। अब दूसरे में आते हैं हम लोग अपीलीय क्षेत्राधिकार। आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट। उसके फैसले फाइनल और अंतिम होते हैं, फिर उसकी सुनवाई कहीं और नहीं होती। अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे जो अपीलें आएंगी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के बाद उनकी अपीलें होती हैं सुप्रीम कोर्ट। यदि उच्च न्यायालय के निर्णय से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि हमारे साथ हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय आते हैं उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। 4 प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार बताए गए। पहले नंबर पे संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, तीसरा आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, और चौथा विशेष इजाजत से अपील। संवैधानिक मामलों में वो मामले आएंगे जो संविधान की व्याख्या से संबंधित होंगे। संविधान के किस शब्द का क्या मतलब है, व्याख्या करेगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। भाई एक ही शब्द के जब कई अर्थ होंगे तो उसका वास्तव में मतलब क्या है ये बताएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। फिर दूसरे प्रकार के मामले हैं उसमें सिविल मामलों में कौन से मामले आते हैं? विवाह है, तलाक है, संपत्ति का बंटवारा है, लेन देन है, ये सारे मामले आते हैं सिविल मामलों। आपराधिक मामलों में आते हैं मारपीट है, हत्या की साजिश रचना, मर्डर है, ये सब आएंगे
आपराधिक मामले। और चौथे प्रकार है विशेष इजाजत से अपील, यानी जब सुप्रीम कोर्ट के लगेगा कि इस मामले की सुनवाई मुझे करनी चाहिए तो उसमें विशेष इजाजत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले नंबर पे आते हम लोग संवैधानिक मामलों में अपील। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक 132 अनुच्छेद 132 के तहत अगर किसी उच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी मामला सुन रहा है उच्च न्यायालय, चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल वाले केस हो या अन्य मामले होंगे, उनकी सुनवाई में जहाँ पे उच्च न्यायालय को लग रहा है कि इसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वो मामला सीधे आ जाएगा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। और फिर सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करेगा। लेकिन संविधान की व्याख्या या संवैधानिक मामले जब सुने जाएंगे तो कम से कम कितने जजों की बेंच होनी चाहिए? 5 जज होने चाहिए, जिसे पंच परमेश्वर आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 145 कोष्टक में 3 145 याद रखिएगा। 5 जज पंच परमेश्वर और 145 में लास्ट में 5 दिया हुआ है। 5 जजों की ही सुनवाई करेगी जब संवैधानिक मामले सुने जाएंगे। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम कितने जजों की बेंच होनी चाहिए? तो कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस 1973 में सुना गया था। इसमें 13 जज थे। सबसे बड़ी बेंच थी संवैधानिक मामलों से संबंधित, और इसी बेंच ने संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। आप लोग हो सकता है तैयारी करने वाले बच्चे बता पाए। संविधान की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया था कि संविधान की जो संस्थाएं या जो प्रावधान जिस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं उनका कार्य या उनका उद्देश्य वही होना चाहिए, उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए, उसी में प्रयोग होना चाहिए उन चीजों का। फिर दूसरे नंबर पे है संवैधानिक के बाद सिविल मामलों के अपील। सिविल मामलों की अपील में जो मामले देखिए अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामलों की अपील होती है। उच्च न्यायालय जब ये बात कह देगा कि सिविल मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई प्रश्न शामिल है या उसकी राय में ये मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सुना जाना चाहिए, तब उसकी अपील होगी उच्चतम न्यायालय में। आपराधिक मामलों में अपील भी दिया है अनुच्छेद 134। तो 131 में था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 132 में था अपील, 132 में संवैधानिक मामलों की अपील थी, 133 में था सिविल मामलों की अपील और 134 में आपराधिक मामलों में अपील। आपराधिक मामले यहाँ पे 3 प्रकार के दिए हुए हैं जिनकी अपील होगी, अपील की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले नंबर पे दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय ने अगर अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को, मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, छोड़ दिया कि व्यक्ति अपराधी नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय में जब वो मामला गया तो उच्च न्यायालय ने सीधे फांसी की सजा दे दी। इतना बड़ा अंतर भाई, एक न्यायालय दे रहा कि ये दोष मुक्त है, दोषी है इलीगल, जब उच्च न्यायालय दे रहा कि ये दोषी है और फांसी की सजा इसे मिलनी चाहिए। ऐसे मामले भी सीधे कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा। दूसरे प्रकार है अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, उच्च न्यायालय ने अपने पास मंगाया है और सीधे दोष सिद्ध साबित करते हुए मौत की सजा दे दी है, उनकी भी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। और अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाने योग्य है, नहीं छोटे अधिकारी बोल देते बस हमारी इतना ही बस का बात है, बड़े अधिकारी से मिल लीजिए जैसा वो कहें, तो भी अपना पल्ला झाड़ सकता है भैया कि हम नहीं जानते, हम सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, उसका निर्णय ही फाइनल और अंतिम निर्णय होगा। आगे बढ़ेंगे विशेष इजाजत से अपील, इसके लिए है अनुच्छेद 136 से विशेष इजाजत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसे जब लगता है कि ये मामले हमारे द्वारा सुना जाना चाहिए तब।
फिर है तीसरे नंबर पे परामर्शी क्षेत्राधिकार। पहले नंबर पे आपने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के भी दो प्रकार थे, आत्यंतिक और समवर्ती। आत्यंतिक में आपने देखा कि ऐसे मामले आएंगे जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और दूसरे नंबर पे समवर्ती क्षेत्र। तो समवर्ती में आपने देखा कि उसमें ऐसे मामले होंगे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुने जा सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार आपने देखा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलों में भी आपने 4 प्रकार की अपीलें देखी। सुप्रीम कोर्ट में 4 प्रकार की अपील हो सकती है। पहले नंबर पे संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों की अपील। दूसरे नंबर पे सिविल मामलों में अपील। तीसरा आपराधिक मामलों में अपील। और चौथा विशेष इजाजत के साथ इजाजत से अपील। अब तीसरा है क्षेत्राधिकार या शक्तियां। परामर्शी क्षेत्राधिकार। अच्छा, कौन व्यक्ति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन कब लेंगे? जब राष्ट्रपति को यह लगेगा कि कोई भी बिंदु या कोई भी प्रश्न विधि या तथ्य से संबंधित कोई मामला है, कानून से संबंधित मामला है, तो उसे लगेगा कि भाई अंत में सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामले को जाना है, तो हम पहले ही राय ले लें उससे, तो ले सकता है। और कोई यदि ऐसा प्रश्न है जो सार्वजनिक महत्व का है, सभी के हित का है, ऐसे मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। परामर्श के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। कुछ मामले बताए गए हैं जहां पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन कुछ मामले बताए गए हैं देश की आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर और 1900 संविधान लागू होने तक 1950 के बीच के मामले हैं। कोई संधि या समझौते से संबंधित मामला है, यदि इनमें राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तब सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। और भारत का संविधान क्या है ये कौन निर्णय करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए संबंधित क्षेत्राधिकार है, ये हमने लिया था, ये अमेरिका के संविधान में भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से न्यायिक व्यवस्था को लिया है, लगभग मौलिक अधिकार भी लिया। अमेरिका के संविधान में भी परामर्श वाला क्षेत्राधिकार नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी नहीं है परामर्श का क्षेत्राधिकार। ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था भी ली है, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। फिर कनाडा के संविधान से हम लोगों ने एक पद लिया था, कौन सा पद था? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो व्यक्ति राज्यपाल। राज्यपाल का पद भी हमने लिया था कनाडा के संविधान से। और एक परामर्श से संबंधित जो अधिकार है ये भी परामर्श वाला क्षेत्र भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथी शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेखीय न्यायालय। पहले नंबर पे आपने देखा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शी क्षेत्राधिकार, और चौथे नंबर पे अभिलेखीय न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है? अनुच्छेद 129 के तहत उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय है। और आपका ये उच्चतम न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय के लिए है अनुच्छेद 215 और उच्चतम न्यायालय के लिए है 129। अभिलेखीय न्यायालय की शक्तियों से मतलब है यहाँ पे कि जो भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय होंगे वो पहले नंबर पे लिखित रूप से होंगे और देश की सभी संस्थाओं, सभी अदालतों में मान्य होंगे। कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है और साक्ष्य के रूप में उनका कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कोई अवमानना करता है
तो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है उच्चतम न्यायालय। ये होता है अभिलेखीय न्यायालय का मतलब। इसमें दिया देखिए कि ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित में होती हैं तथा उनके सभी अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में पेश किए जा सकते हैं। इस प्रकार इनके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। 5वें नंबर पे है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। पहले नंबर पे आपने देखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, चौथा न्यायिक अभिलेखीय न्यायालय, पांचवा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन और छठवां मौलिक अधिकारों का संरक्षक। छठवां हो जाएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षक। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन से यहाँ मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय तो जानते हैं संविधान का भी संरक्षक है और संविधान की सर्वोच्चता की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी है उच्चतम न्यायालय के पास। आप जानते हैं देश में कानून निर्माण करने वाली संस्था है संसद केंद्र में और राज्य में होता है राज्य विधानमंडल। लेकिन ये कानून संविधान के दायरे में रहकर ही निर्मित करना है। जब भी संविधान का उल्लंघन होगा या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा ऐसे सभी कानूनों को उच्चतम न्यायालय रद्द घोषित कर सकता है। पुनर्विलोकन क्या मतलब होता है एक बार जांचना क्या वास्तव में जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए गए हैं क्या संविधान के दायरे में रहते ही बनाए गए हैं कि नहीं। यानी संवैधानिकता की वहां पे परीक्षण करता है उच्चतम न्यायालय। इसमें दिया है इसका मतलब क्या है यदि संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक विधि को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है केवल दो देश की न्यायालयों में है, एक तो भारत में और अमेरिका के संविधान। ये भी पूछा जाता है अक्सर कि किन किन देशों के संविधान में ये न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक पुनर्विलोकन को स्वीकार किया गया है। तो एक तो अमेरिका में है और अमेरिका से हमने लिया है भारत, यानी दो देशों के संविधान में है न्यायिक पुनर्विलोकन। अगली शक्ति बताइए 6वें नंबर पे मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक पहले नंबर पे है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, चौथा अभिलेखीय न्यायालय, पांचवा न्यायिक पुनर्विलोकन, छठवां मौलिक अधिकारों का संरक्षक। अब देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मामले को सुनता है मौलिक अधिकारों से संबंधित और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मामले को सुनेगा। और हमने बताया था कि दोनों 5 प्रकार की रिटें भी जारी करेंगे। पहले नंबर पे थी रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण और पांचवा अधिकार प्रेक्षण। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सीधे सीधे हम लोग उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी। जबकि बाकी मामलों में पहले निचली अदालतों में सुने जाते हैं मामले अधीनस्थ न्यायालय में होंगे। अधीनस्थ न्यायालय के जब निर्णय आएंगे आप संतुष्ट नहीं होंगे तब उसकी अपील करेंगे हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तब उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में। में। लेकिन ये मौलिक अधिकार का ऐसा मामला है कि सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दोनों। यदि मान लीजिए संसद ऐसी कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को कम करे, मौलिक अधिकारों को छीने या मौलिक अधिकारों को न्यून करे, तो अनुच्छेद 13 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसी सभी विधियां को शून्य घोषित करेगा या संविधान द्वारा ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा जहां तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान लागू, जहां तक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई कानून होगा वो सारे कानून क्या होंगे, रद्द या समाप्त ही माने जाएंगे। मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। 6 अधिकार 7वें नंबर पे बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक। पहले नंबर पे है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार। चौथा अभिलेखीय न्यायालय। पांचवा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। पुनर्विलोकन। छठवां मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। सातवां भारतीय संविधान का संरक्षक। और 8वां हो जाएगा अन्य शक्ति। भारतीय संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उच्चतम न्यायालय के पास। जहाँ भी भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा या कुछ भी उसके ऊपर आंच आएगी वहां पे देखेगा सुप्रीम कोर्ट। और हमने बताया था कि संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि मामले की सुनवाई करना है तो कम से कम कितनी जजों की बेंच होगी? 5 जजों की बेंच होगी। अनुच्छेद 145 कोष्टक में 3। इतना कंफ्यूज नहीं होना है। 145 5 जज होंगे, पंच परमेश्वर। जब बार बार बताया जा रहा है कंफ्यूजन तो होने नहीं चाहिए, लेकिन कंफ्यूज होना है क्योंकि आप लोग मेन चीज पे फोकस ही नहीं किए कभी टेक्निकल विषय। तो समय याद हो जाता तो लगता कि बस बन जाएगा, अगले क्षण फंस जाते हैं। बस टेक्निकल चीज जरूर याद रखिएगा। ऐसे मामले आएंगे जहां जो अभी तक हम लोग उपरोक्त में जितने पढ़े हैं अधिकार और शक्तियां, उनके अलावा जो है, जैसे जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो एक अधिनियम बना था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम जानते हैं अपने आप में भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ। और जब भारतीय संविधान बना तो हम लोगों ने लगभग 60 से 65% हिस्सा अकेले 1935 के अधिनियम से प्रभावित हैं हम लोग। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था, तो हमारे पास अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का लगभग 200 वर्षों तक अनुभव था। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी। हम लोगों की कार्यवाही में कार्य में वो चीजें रच बस गई थी, इसलिए नॉर्मल सी बात है सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ना है। उस समय एक अदालत का प्रावधान किया गया था न्यायालय का, संघीय न्यायालय का। संघीय न्यायालय में क्या था जानते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। विवाद होना लाजमी है, विवाद होगा ही केंद्र और राज्य के बीच में। जब घर घर में विवाद हो जाता है, कितना भी सही तरीके से बंटवारा कर लीजिए, विवाद होना ही होना। यहाँ पे भी विवाद होगा। ऐसे जो भी अनेक प्रकार के जो मामले हैं, देशी रियासतें भारत में शामिल की गई, कुछ को जबरदस्ती मिलाया गया, कुछ प्रस्ताव के द्वारा मिलाया गया, कुछ अपनी सहमति से मिले, उनके भी विवाद से संबंधित ऐसे जो भी मामले हैं वो सब अन्य शक्तियों के तहत सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को आप जानते हैं संविधान के द्वारा ही सुरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया। जब हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का भाग 4 किससे संबंधित था? संविधान का भाग 4 नीति तत्व से संबंधित था। उसका एक अनुच्छेद 50 था जिसमें कहा गया था कि राज्य प्रयास करेंगे कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करेंगे, यानी न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी तरह का इंटरफेयर ना हो, वो तब किसी का बिना दबाव के, बिना भय से
वो अपना स्वतंत्र पूर्वक निर्णय दे सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया था। तो भारतीय संविधान के द्वारा ही हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे हमारी न्यायपालिका सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी के दबाव में ना आकर अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष पूर्वक निर्णय दे सके। भारतीय संविधान के द्वारा ही ये प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामले हैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति आप जानते हैं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन साथ में उनकी योग्यताएं भी बताई गई हैं कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तो आप जानते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो सीनियर जज होंगे उन्हीं को नियुक्त करेंगे, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए बताया गया है कि भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों, या 10 वर्ष तक वकालत का कार्य किए हों, या राष्ट्रपति की नजर में कानून के जानकार हों, ऐसे व्यक्ति को ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है। तो राष्ट्रपति के पास बंधन है, मंत्री परिषद की सलाह से करना है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी बंधन है कि इन योग्यताओं को व्यक्ति पूरा करता हो तभी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे बताया गया है कि नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। हटाएगा कौन? संसद। और संसद में वास्तव में महाभियोग प्रक्रिया पारित करके ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया देखिए कितनी कठिन है हटाने की, इतना आसानी से नहीं हटा सकते। 1991 में पहले न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था वी रामास्वामी के खिलाफ, लेकिन पारित नहीं हुआ था प्रस्ताव। यानी समझ लीजिए कि इतना आसान नहीं है हटा पाना इनको। फिर हटाने के आधार भी बताए गए हैं, 2 आधार पे ही इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। प्रक्रिया भी बताई गई है कि 2/3 बहुमत से एक सदन में आरोप लगाए जाएंगे, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। यदि आरोप सही पाता है दूसरा सदन, और जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव दूसरा सदन पारित कर देगा, तब राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा संबंधित न्यायाधीश को। इनका कार्यकाल भी देखिए निश्चित किया गया है 65 वर्ष। इनके वेतन भत्ते और जो सुविधाएं हैं, पेंशन है, ये सब भारत की संचित नीति पर आधारित होता है, और कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से कटौती नहीं की जा सकती। यानी नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार से अलाभकारी परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल जब भारत देश हमारा आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा उस समय छोड़ करके बाकी सामान्य कालीन परिस्थितियों में इनके वेतन भत्ते, सुविधाएं या पेंशन में किसी भी तरह से कटौती नहीं की जा सकती। आगे भी बताया गया कि इनके जो कर्तव्य निर्वहन या जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो फाइनल और अंतिम होते हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, और वो साक्ष्य के रूप में सभी न्यायालयों में मान्य होंगे। कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, नहीं तो अवमानना के लिए उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आप जानते हैं सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अदालत में वकालत का कार्य नहीं कर सकते हैं।